waves. Standing waves कब form होती हैं? When waves moving in opposite directions interfere. When two waves moving in opposite directions interfere, then we get something known as standing wave. For the purpose of standing wave, let us take one wave as a sin kx minus omega t. मुझे पता है आप कहोगे सर अब तक ओमेगा टी माइनस kx ले रहे थे, जान के ले रहा हूँ, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरी वेव ले लो a साइन इसी के उल्टे डायरेक्शन में आती हुई kx प्लस ओमेगा टी। क्या मैं यहाँ पर ओमेगा टी माइनस kx ले सकता था? ले सकता था। क्या मैं यहाँ पर माइनस kx प्लस ओमेगा टी, यहाँ पर माइनस kx माइनस ओमेगा टी, सारे ऑप्शन पॉसिबल है, मैं लेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, या इन दोनों का सुपरपोजिशन वेव, इन दोनों का सम होगा, बोलो तो क्या आएगा, बताना जरा, कैन यू टेल मी क्लास। मैं दोनों के एम्पलीट्यूड अभी सेम ले रहा हूँ, डायरेक्शंस ऑपोजिट है, क्या आ जाएगा? जहां तक मुझे लग रहा है ये आ जाएगा यार। यस सर। Yes, sir. ना हो, ये क्या गंद सा बन गया, ये क्या है दिस, ये क्या है, इसको समझते हैं। इसमें पहली बात तो x और t का फंक्शन अलग अलग हो गया, तो ये ट्रैवलिंग वेव तो नहीं है जो हमने पहले बनाई थी, याद है, x माइनस सी टी टाइप्स, डू यू रिमेम्बर? Yes, sir. x माइनस बी टी एक्स प्लस बी टी, वो तो ये डेफिनेटली नहीं है। ये फंक्शन ऑफ एक्स टी है बट ट्रैवलिंग वेव नहीं है, पहली बात, ये तो ऑब्वियसली सबको समझ आ रहा है। दूसरा देखो, अगर मैं x को फिक्स मान लूं, x को क्या मान लूं, फिक्स्ड, तो पार्टिकल, एक ही पार्टिकल की बात हो रही है, x फिक्स मतलब वन पार्टिकल की बात हो रही है, तो ये जो आगे वाला पार्ट है ये कांस्टेंट हो जाएगा, बोलो, इनटू कॉस ओमेगा। ओ, एवरी पार्टिकल इज स्टिल डूइंग SHM, नहीं SHM है, बोलो बोलो यार। Yes, sir. बट ये जो Yes, पार्ट sir. है आगे वाला 2a sin kx, इसको एम्पलीट्यूड ऑफ SHM बोल सकता हूँ किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की। दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ऑफ ए पार्टिकल एट लोकेशन x, यस और नो? cos ओमेगा t तो SHM का फंक्शन होता है, हाँ जी। Yes, sir. यस तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ SHM है, इट इज अ फंक्शन ऑफ लोकेशन, हाँ या ना? हर पार्टिकल SHM कर रहा है बट हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड उसकी जगह पर डिपेंडेंट है। वेव में ऐसा नहीं था, जो मैं कर रहा हूं थोड़ी देर बाद तू करेगा, जो तू कर रहा है थोड़ी देर बाद तेरे अगले वाला पार्टिकल करेगा। ट्रैवलिंग वेव में ये था, इसमें ऐसा नहीं, इसमें भेदभाव हो गया है, यहाँ वाला पार्टिकल ये करेगा, वहां वाला वो करेगा, वहां वाला वो करेगा, सबका अलग अलग रोल सेट हो गया, करोगे सब SHM ही बट एम्पलीट्यूड सबका अलग अलग हो गया। यस, रिपीट नहीं होना, मेरा मोशन तेरे को नहीं मिलना, तेरा अपना है मेरा अपना है, बोलो यार। यस तो बेस इस चीज को हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। इन स्टैंडिंग वेव इंफॉर्मेशन इज नॉट गोइंग फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, व्हाट आई डिड यू आर नॉट सपोज्ड टू रिपीट, यू आर फॉलोइंग योर ओन मोशन, आई एम फॉलोइंग माय ओन मोशन, यस, एंड आवर मोशंस हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, तेरा एम्पलीट्यूड कुछ और है, मेरा एम्पलीट्यूड कुछ और है, तो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तेरी इन्फॉर्मेशन तेरे पास है, यस, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव में क्या था, जो मैंने किया तू करेगा, जो तूने किया तेरे से अगले वाला पार्टिकल करेगा, जो उसने किया उससे अगले वाला पार्टिकल करेगा, यस। यस सर। Yes, sir. एक और बात Yes. समझो, तो एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इन स्टैंडिंग वेव,
मैं इसको a डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं। क्या ये हो गया? बोलो यार, क्या ऐसे कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे जिनका a डैश 0 होगा? क्या ऐसे कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे जिनके लिए a डैश 0 होगा? ऐसे पार्टिकल for particles whose a dash is 0, they will always be at rest. हाँ जी, वेव में क्या हो रहा था समझो। ट्रेवलिंग वेव में ये रहा, थोड़ी देर बाद हम देखते थे कि ये हो गई फोटोग्राफ, अगली फोटोग्राफ ये थी, उससे अगली फोटोग्राफ ये थी। तो वी फेल्ट समथिंग इज मूविंग, द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फील होता था। इसमें क्या हो गया है, कुछ पार्टिकल्स चल ही नहीं रहे हैं, कुछ ऐसे बिंदु होंगे बीच में जो चल ही नहीं रहे हैं, फिक्स्ड है। तो क्या अब ये आपको रुकी हुई वेव की एहसास नहीं देगा? स्टैंडिंग है, कुछ पार्टिकल्स तो रेस्ट पे ही हैं। तो वोंट यू फील कि कुछ आगे पीछे नहीं जा रहा, वहीं फंसा हुआ है? हाँ जी, यस सर। क्योंकि कुछ पार्टिकल्स रेस्ट पे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टैंडिंग। अभी इसको वेव बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, मैं बता रहा हूँ इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। तो क्यों पार्टिकल्स कुछ रेस्ट पे हैं, हेंस द वर्ड स्टैंडिंग। स्टैंडिंग वर्ड is representing there are some particles which are not moving. And why is it still called a wave? Do you remember this? ये बीमारी। In a traveling wave, wave equation, general wave equation ये होती है, बोलो यार। Yes, sir. जनरल इक्वेशन ये होती है ना, यस जिसमें t का डबल डिफरेंशियल शुड बी प्रोपोर्शनल टू x के डबल डिफरेंशियल। अभी इसको जरा चेक करो, इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर ये इसको चेक फॉलो कर गया तो इसको वेव तो बोलना ही पड़ेगा। आप ट्रैवलिंग वेव नहीं बोल सकते, वो बात अलग है। तो आपने इसको क्या बोल दिया? चल नहीं रही वेव, तो कौन सी? रुकी हुई वेव, स्टैंडिंग वेव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको वेव क्यों बोलते हैं? तो इसका नाम कुछ और क्यों नहीं रख दिया भाई? जनरल वेव इक्वेशन को इसने फॉलो अगर कर लिया तो वेव तो बोलना पड़ेगा। जरा चेक करो, डेल वाई बाय डेल टी बताना क्या आएगा। 2a साइन के एक्स कांस्टेंट है, कॉस का डिफरेंशियल क्या होगा क्लास? माइनस साइन ओमेगा टी, और एक ओमेगा बाहर आ जाएगा। दोबारा से डिफरेंशिएट करो, माइनस 2a ओमेगा बाहर था, साइन के एक्स, साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी, एक ओमेगा और बाहर आ जाएगा। यस, सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 2a ओमेगा स्क्वायर साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। इसी तरह डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर करके देखोगे ये आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, क्योंकि दो बार डिफरेंशिएट करते साइन और कॉस को तो एक माइनस बाहर आ जाता ना। तो क्या हमारी जनरल वेव इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ हो रही है यार, ये तो प्रोपोर्शनल है दोनों। दिख रहा है सबको प्रोपोर्शनल है। एक ओमेगा स्क्वायर बचेगा, एक स्क्वायर। ओ, द गिवन इक्वेशन व्हाट सेटिस्फाइज जनरल वेव इक्वेशन। तो इसको वेव तो बोलना ही पड़ेगा जी। सो इट इज अ वेव, और रुकी हुई भी है तो इसको बोल दिया हमने क्या? स्टैंडिंग वेव। टेक्निकली बात समझ आई? समझ गए यार? अब वेव Yes, बोलना sir. पूरी है, हमारी मजबूरी है। हमने खुद ही कहा था जो भी उस इक्वेशन को फॉलो करेगा इट इज अ वेव। अब इसने भी सेटिस्फाई कर दिया, बोल लो इसे वेव। अब वेव भी है, रुकी भी हुई है, तो ठीक है भाई, तो स्टैंडिंग वेव, ठीक है, फैंसी नाम। बोलो ये बात समझ आई सबको? यस sir. क्लियर है? तो हमें अब तक क्या समझ आया? इन अ स्टैंडिंग वेव लोकेशन डिसाइड्स योर एम्पलीट्यूड, एवरी पार्टिकल इज नॉट द सेम, एवरी पार्टिकल हैज its own amplitude of SHM. You are doing SHM, you all particles have the same time period. Same time period का मतलब क्या है? एक चक्कर काटने में हर पार्टिकल को सेम टाइम लगेगा, बट चक्कर कितना बड़ा काटना है हर पार्टिकल को अलग अलग अलॉट होगा उसकी लोकेशन के हिसाब से। यस, बोलो यार। Yes.
ठीक है ना। अब जो पार्टिकल्स का a डैश 0 है उन पार्टिकल्स को बोलते हैं नोड्स। नोड्स कौन से हैं? जो ऑलवेज एट रेस्ट है। और जिन पार्टिकल्स का a डैश मैक्स है, a डैश क्या था याद करो, 2a sin kx, तो a डैश मैक्स क्या होगा? 2a होगा। 2A. तो ये पार्टिकल्स को बोलते हैं एंटी नोड्स। क्लियर है? आंटी नहीं है, एंटी है, वो कोई आंटी लिख दो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो नोड्स एंटी नोड्स को निकाले तो देखते हैं लोकेशन ऑफ नोड्स। नोड्स कहाँ कहाँ मिलेंगे? जहां जहां a डैश 0 होगा, मतलब जहां जहां 2a sin kx 0 होगा, या sin kx 0 होगा, या x क्या होगा, मतलब kx क्या होगा? 0 कब होता है? 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, 4 पाई पे होता है, 5 पाई पे होता है, बोलो सो ऑन सो फोर्थ। k की जगह 2 पाई बाय लैम्डा लिख दूं Yes, sir. Yes, sir. तो x आ जाएगा, ध्यान से देखना, 0। कैन यू सी दिस क्लास? Yes. बोलो यार। Yes. इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ Lambda by लैम्डा 2. बाय 2। लैम्डा के नहीं, लैम्डा बाय 2 के, ध्यान से देखना। इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाय 2 या n लैम्डा बाय 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यस। Yes, sir. Yes, sir. दो सक्सेसिव नोड्स के बीच में गैप कितना होगा? गैप बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, Lambda by 2. हाँ, lambda by 2. लैम्डा बाय 2 by होगा, ऑब्वियस है। इसी तरह एंटी नोड्स ढूंढते हैं। एंटी नोड्स के लिए a डैश मैक्स होगा, 2a होगा, इज इक्वल टू 2a sin kx। ऑब्वियसली मॉड की बात हो रही है, ठीक है ना, तो sin kx का मॉड होना चाहिए 1। तो इसका मतलब kx क्या होगा? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, हाँ जी, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पे साइन आपको पता ही होगा, मैक्सिमम होता है। तो x कितना आ गया? ध्यान से देखना, लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, 7 लैम्डा बाय 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक और लिख लेते हैं। तो x इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4 एंटी नोड्स के लिए, नहीं? यस। Yes, sir. गैप बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स, Lambda by 2. लैम्डा बाय 2 ही है। और अब हम थोड़ा सा फिगर बनाते हैं। अभी कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है स्टैंडिंग वेव दिखती कैसे, कुछ नहीं, अभी सिर्फ हम टेक्निकल बात कर रहे हैं। ये नोड एंटी नोड बीमारी खाना है क्या? ये रहा नोड 0 पे x इक्वल टू 0। अगला नोड कहाँ पर आएगा? x इक्वल टू लैम्डा बाय 2। ये ब्लैक वाले नोड्स हैं, नोड नोड x इक्वल टू लैम्डा, नोड x इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2 और नोड x इक्वल टू 2 लैम्डा। बोलो, थोड़ा बड़े बना देते हैं। नोड 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 नोड, ये तो चल ही नहीं रहे होंगे। एंटी नोड्स, पहला एंटी नोड लैम्डा बाय 4 पे आ रहा है, अगला एंटी नोड 3 लैम्डा बाय 4 पे आ रहा है। बोलो यही आएगा ना जी, 5 लैम्डा। कैन Yes, यू sir. अंडरस्टैंड? ओके, कुछ समझ आया?
हर दो नोड के बीच में एक एंटी नोड होगा। तो गैप बिटवीन या smallest gap between node and antinode lambda by 4 होगा। Yes, sir. अब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, सुनना। नोड का गैप लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल होगा, एंटीनोड का गैप भी लैम्डा बाय 2 का मल्टीपल होगा। गैप की बात कर रहा हूं मैं, बट नोड एंटीनोड का गैप लैम्डा बाय 4 का ऑड मल्टीपल होगा। किसी दो नोड्स के बीच में गैप कितना है? लैम्डा बाय 2 यस। एंटीनोड्स के बीच में भी लैम्डा बाय 2 Yes, sir. आर यू गेटिंग इट? ग्रीन वाली लेंथ लैम्डा बाय 2 है, बट नोड एंटीनोड के बीच में गैप देखो, वो लैम्डा बाय 4 के ऑड मल्टीपल्स पे आएगा। ये देखो लैम्डा बाय 4, अगला वाला 3 लैम्डा बाय 4, अगले वाला 5 लैम्डा बाय 4। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. तो नोड एंटीनोड का जो गैप है वो ऑड ऑफ लैम्डा बाय 4 होगा। नोड का जो गैप है वो n टाइम्स लैम्डा बाय 2 होगा, और एंटीनोड का जो गैप है वो भी, गैप की बात हो रही है, लोकेशन की बात नहीं हो रही, ध्यान से। आई एम टॉकिंग अबाउट गैप हियर। यस, ये चीज याद करना बहुत जरूरी है। लोकेशन नहीं याद करनी, वो जरूरत नहीं है। ये याद कर लोगे तो बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आया सबको यार? Yes, sir. अब चलते हैं फंक्शन पे, इसको ड्रॉ करते हैं। अपना ये फंक्शन था cos ओमेगा टी। मैं t इक्वल टू 0 की फोटोग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है? एक सेकंड मेरे को, गिव मी अ मोमेंट। स्टैंडर्ड बना लेते हैं ना एक बार। एक सेकंड, इतना सफिशिएंट रहेगा रिपीट करने के लिए। ठीक, 4 अलग अलग टाइम्स पे बना लेते हैं, ठीक है? t इज इक्वल टू पाई बाय 2 ओमेगा, अगली फोटोग्राफ t इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, t इक्वल टू 3 पाई बाय 2 ओमेगा, और उसके बाद 2 पाई बाय ओमेगा, तो t इक्वल 0 पर ही आ जाएगा। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। अगर बात करें टाइम पीरियड, 3/4 टाइम पीरियड, आधा टाइम पीरियड और 1/4 टाइम पीरियड। समझ पा रहे हो ना? अब t इक्वल टू 0 पे cos की वैल्यू क्या हो जाएगी क्लास? cos 0 1 होता है, तो sin kx का ग्राफ हो जाएगा। ये yx ग्राफ बना रहा हूं मैं, sin kx का ग्राफ हो जाएगा। अरे बोल नहीं रहे। Yes, sir. Yes. ये आ गया। Yes, sir. हर लोकेशन पे y वर्सेस x ग्राफ बना दिया। cos ओमेगा t को भूल जाओ, एक बार इस फैक्टर को मत देखो, आगे वाला फैक्टर देखो। cos ओमेगा t आ गया 1, तो 2a sin kx का ग्राफ ये आ गया। वेयर आप समझ पा रहे हो, ये 2a है ना, और ये 2a है। जो पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर जाएंगे, क्या ये एंटीनोड होगा? ग्रीन वाला पार्टिकल ये एंटीनोड होना चाहिए, और ये वाला पार्टिकल भी एंटीनोड होना चाहिए, Sir. ठीक है ना? इसको नोड बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, देखते हैं। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि नोड तो हुआ है जो कभी भी ना चले। अभी एक फोटो से कैसे बता दिया? अगली फोटोग्राफ,
पाई बाय 2 ओमेगा डालना, कॉस ओमेगा टू पाई बाय 2 ओमेगा, कॉस पाई बाय 2 0 3। ग्राफ कैसा आएगा? ये आएगा। सब Yes, पार्टिकल्स अपनी मीन sir. पोजीशन पर हैं, सब पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पर हैं, ध्यान से। पाई बाय ओमेगा कॉस पाई -1 होता है, मतलब जो पहला ग्राफ था उसका उल्टा बनेगा। बोलो यार। और 3 पाई बाय 2 ओमेगा पे फिर से कॉस 0 और फिर वापस। तो किसी एक पार्टिकल की मोशन देखते हैं। अब आप पता क्या करना, मैं जिस हाईलाइटेड पोर्शन की मोशन देखो, पहले ये पोर्शन ऊपर गया, ठीक, फिर ये स्ट्रेट हुआ, फिर ये नीचे गया, फिर ये स्ट्रेट हुआ, फिर ये ऊपर गया। इसमें कुछ पार्टिकल्स तो चले ही नहीं, ये जो काली वाली बिंदियां थी, ये काली वाली बिंदी, ये नोड नोड, ये तो चले ही नहीं ना जी। बोलो। Yes, sir. तो Yes, दो नोड्स, sir. अभी मैं दो नोड्स के बीच की मोशन कर रहा हूँ, ये नोड और ये नोड। पहले ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर वापस आया। तो बेसिकली ये मोशन हो रहा है। पूरा सेगमेंट पहले नीचे आया, फिर पूरा सेगमेंट ऊपर गया। बोलो यार। इसके जो Yes, बगल sir. वाला सेगमेंट था, इसके जो बगल वाला सेगमेंट था वो उल्टा चला, क्योंकि वो पहले नीचे था, फिर वो ऊपर गया, फिर ऐसे हुआ, फिर इधर गया। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कैन यू फील इट नाउ? बोलो यार। ये जो Yes. पार्टिकल्स हैं सबसे Sir. वायलेंटली चल रहे हैं, जो ये होंगे एंटीनोड्स। तो ये स्नैपशॉट है ना, पहली स्नैपशॉट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है ना। कल की हमारी वीडियो की तरह ही है ये सारा फंडा। एक सेकेंड, कल देखा था ये हमने। ये एक सेगमेंट हो गया, देख रहे हो? हाँ। प्लीज शूट कर लें यार, तो मुझे बाहर निकालना पड़ेगा किसी को। ये दो सेगमेंट हो गए, दिख गया? ये सेंटर वाला पॉइंट एंटी नोड है, नोड बन गया। कैन यू सी एवरीवन? Sir. Yes, sir. अब 3 सेगमेंट बनेंगे, देखना। ये देखो, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अभी 4 सेगमेंट भी बनाएगा। सर जब 3 सेगमेंट बनेंगे तो दो दो नोड्स आएंगी ना? हाँ जी, 2 नहीं आएंगी बेटा, एंड भी एंड नोड है, जो हैंड है वो भी नोड ही है। ओह यस। वो छोड़ो, काउंटिंग को बाद में देखेंगे, काउंट में बता दो। ओहो, व्हील्स ऑन द बस। ये कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? स्टैंडिंग वेव का कैसे चलती है, मतलब जो रस्सी में स्टैंडिंग वेव होगी, मान लो ये रस्सी है, दोनों एंड्स पे बंधी हुई है, इसमें स्टैंडिंग वेव है। पहले रस्सी ऐसे होगी, फिर रस्सी ऐसे होगी, है ना, अभी देखा ना अपन ने, फिर स्ट्रेट हो जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर और नीचे जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। यस। तो इसमें ऑसिलेट करेगी इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। नाउ डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है, हाँ कुछ वहीं के वहीं फंसी हुई है इन्फॉर्मेशन। फील आ रहा है ना? ट्रैवलिंग वेव में फील होता था कुछ पीछे जा रहा है, जाता तो कुछ नहीं था, फील होता था। इसमें फील नहीं हो रहा कि कुछ आगे पीछे जा रहा है। हाँ जी, इसमें ऐसा लग रहा है ना सब कुछ ऊपर नीचे ही हो रहा है। ट्रैवलिंग वेव और इसमें फील आई यार, फर्क समझ आया दोनों में? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? ये बन गई हमारी स्टैंडिंग वेव। सबको समझ आया यार? हाँ जी, यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। ये ऐसे चलेंगे, ये इस तरह से चलती जाएंगी स्टैंडिंग वेव्स। क्या क्या मुझे समझ आया? अब कुछ कंक्लूजन्स भी देख लें, ऑब्वियसली विजुअलाइजेशन भी देख लिए। पहला, ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू नोड्स, टू सक्सेसिव नोड्स, ठीक है ना, फॉर्म अ सेगमेंट। इसको सेगमेंट बोल देते हैं, ठीक। अब ऑल पार्टिकल्स in the same segment have
सेम फेज। बोलो, सब एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे आते हैं, एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे आते हैं। Yes, sir. एम्पलीट्यूड सेम नहीं बोल रहा, फेज मतलब जब तू एक्सट्रीम पोजीशन पे है मैं भी एक्सट्रीम पोजीशन पे, जब तू मीन पोजीशन पे है मैं भी मीन पोजीशन पे। क्या ये जो हाइलाइटेड पार्टिकल्स हैं सारे एक साथ चल रहे हैं? ये ग्रीन वाला जो हाइलाइटर चलाया था मैंने, यस, ये सारे देखो Yes, एक्सट्रीम पे sir. हैं, फिर सारे एक साथ मीन पे हैं, सिर्फ इस पे फोकस करो। Yes, फिर sir. सारे एक साइड लेफ्ट एक्सट्रीम पे, लोअर एक्सट्रीम पर हैं, फिर सारे फिर मीन पे है, फिर सारे अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर चले गए। हाँ, मतलब फेज सेम है। बोलो यार। Yes, sir. ठीक, इसको कई लोग लूप भी बोल देते हैं, लूप। लूप लग रहा है ना, ये लूप, सेम लूप वाले इकट्ठे चलते हैं। ये रस्सी कुदाने जैसा है, वो स्किपिंग रोप होती Yes, है। sir. Yes, sir. स्किपिंग रोप इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैंडिंग वेव। कैन वी सी दैट? अभी कहोगे सर स्किपिंग रोप पे हमने 2 लूप नहीं बनाए। जब ऑफलाइन क्लास खुलेंगी याद दिला देना, 2 लूप भी करा के दिखा दूंगा उसमें। ठीक है ना, 2 लूप भी बनाएंगे, कभी बनाए नहीं होंगे आपने, ट्राई करना, थोड़ा जोर के हाथ सर चलाओ बना तो रखे हैं। Sir, 2 लूप बन जाते हैं। यस यस सर। फिर ऐसा करते हैं, ये जो स्टैंडिंग वेव का चैप्टर है, आप ये जो देवी जी बोल रहे हैं इनसे पढ़ लो, फिर तो पढ़ाई पता ही होगा फिर तो तेरे को। अच्छा, बना नहीं रखे हैं नहीं तो सही है, तुमने स्टैंडिंग वेव बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिर इसका मतलब गुड बात है, बहुत बढ़िया है। अब जो क्वेश्चन नहीं होगा ना हमारे से स्टैंडिंग वेव का, हम इससे पूछेंगे। बढ़िया, एक्सपर्ट मिल गया हमें। ओह गॉड। चलिए नेक्स्ट, ऑल पार्टिकल्स इन द सेम सेगमेंट हैव सेम फेस। दूसरा, टू सक्सेसिव segments are out of phase। नहीं, ये अप था तो ये डाउन था, Yes, sir. जब मैं डाउन था तू अप था, ये पुट्ठे चलते हैं भाई, Yes, आउट ऑफ sir. फेज। पाई का फेज डिफरेंस है मतलब। और फिर समझो, उससे अगले वाला फिर मेरे फेज में हो जाएगा, एक छोड़कर अगले वाला उल्टा है, उससे अगले वाला उल्टे का उल्टा फिर सीधा हो जाएगा। यस, Yes, बोलो sir. यार। Yes, sir. इससे, इन दोनों पॉइंट से एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई। इन अ स्टैंडिंग वेव, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स या तो 0 होगा या तो पाई होगा। 0 या 2 पाई एक ही बात होती है ना। वो के डेल्टा एक्स वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। वेव में याद है फेज चेंज होता था के डेल्टा एक्स से। स्टैंडिंग वेव में ना, या तो मेरे साथ है या मेरे पुट्ठा है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बोलो यस और नो। Yes, sir. देयर इज नो फेज डिफरेंस। क्लास समझ आया सबको? Yes, sir. बोलो यार। Yes, sir. Yes, क्वेश्चन भी आ sir. सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या क्वेश्चन है? x इक्वल टू 0 नोड है, या फिर ऐसे मत बोलो, ऐसे बोल रहे, टू पार्टिकल्स separated by are separated by 5 lambda by 6. Two particles are separated by a distance of 5 lambda by 6. Find their phase difference। पहला केस ट्रैवलिंग वेव के लिए और दूसरा केस स्टैंडिंग वेव के लिए। अगर ट्रैवलिंग वेव है तो आप क्या लिखोगे? के डेल्टा एक्स लिखोगे कि नहीं लिखोगे क्लास? तो 5 पाई बाय 3 आ जाएगा। बोलो यार। Yes, sir. और स्टैंडिंग वेव के लिए क्या देखोगे? दो नोड से नोड के बीच का गैप होता है लैम्डा बाय 2। तेरा पार्टिकल अगले नोड में होगा ना, सेम में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि एक लोड लैम्डा बाय 2 बड़ा होता है, तो अगले में आएगा, तो कितना आ जाएगा? पाई, है ना। 2 सक्सेसिव नोड्स पे लाई कर रहे हैं, 2 सक्सेसिव लूप्स में लाई कर रहे हैं। बोलो। Yes, एक sir. नोड नोड Yes, तक का अंतर sir. लैम्डा बाय 2 है ना, एक सेगमेंट की Yes, लेंथ लैम्डा। sir.
तो तू अगले सेगमेंट में लाई कर रहा होगा ना 5 लैम्डा बाय 6 का गैप। लैम्डा बाय 2 से बड़ा है ना, लैम्डा से छोटा है, तो अगले नोड में लाई कर रहा, अगले नोड में तो पाई का फेज डिफरेंस होगा। आई बात समझ में? ये Yes. डेल्टा एक्स का कराना Yes, स्टैंडिंग। sir. अब ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ, बताओ यार, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी कराए देगा तो कैसे चलेगा? बस वो फैक्ट चेक करता है, वेव्स चैप्टर में फैक्ट चेक करता है वो, कि भाई पता भी है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब मैं लिखवाऊंगा समथिंग कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। मैंने तो एक ही पर्टिकुलर केस करवाया था, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। 4 केस बनते हैं, चारों केस मैं आपके सामने लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू ए डैश साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए डैश मतलब 2a होगा ना, दोनों वेव्स का जो नेट होगा, समझ गए ना, ए डैश ही लिख रहा हूँ मैं, साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। थर्ड है y इज इक्वल टू ए डैश कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी, एंड फोर्थ होगा y इज इक्वल टू ए डैश कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। कौन सी वेव कब यूज करनी है वो मैं पहले ही बता देता हूँ। x इक्वल टू 0 कंडीशन पता होनी चाहिए, t इक्वल टू 0 की कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर x इक्वल टू 0 नोड है तो साइन 0 0 होता है ना, देखो, अरे बोलो यार, अब समझ आया कुछ? Yes, sir. x इक्वल टू 0 पे अगर नोड बन रहा है तो कौन सी इक्वेशन चुनेंगे? साइन के एक्स वाली, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे 0 आना चाहिए ना हमेशा, एम्पलीट्यूड। हाँ जी, Yes, sir. ठीक है ना। t इक्वल टू 0 पे कॉस t कॉस 0 मैक्स होता है 1 होता है, तो पार्टिकल्स आर एट ईपी अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं तो फर्स्ट फंक्शन यूज करेंगे। देखो यही वाला हमने यूज किया है ऊपर। Yes, sir. इस केस में पार्टिकल्स आर एट मीन पोजीशन। बोलो, बाकी दो का भी लिखो। एक सेकेंड, आई विल बी बैक। तो थर्ड इक्वेशन किसके लिए यूज होगी? पार्टिकल्स आर एट एक्सट्रीम पोजीशन है ना, 0 पे एक्सट्रीम पर होंगे। और ये वाली इक्वेशन किसके लिए यूज होगी? पार्टिकल्स आर एट मीन पोजीशन। तो कौन सी इक्वेशन चूज करनी है? आपके पास दो कंडीशंस होनी चाहिए भाई, 0 पे क्या बन रहा है? नोड बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है, और t इक्वल 0 पे पार्टिकल्स कहां पर है। अब मैं बताता हूँ क्या इंफॉर्मेशन ज्यादातर मिलती है। इंफॉर्मेशन सिर्फ यही मिलेगी कि x इक्वल टू 0 पे नोड है एंटी नोड है। मतलब आपने साइन के एक्स का फंक्शन लेना है या कॉस के एक्स का फंक्शन लेना है, ये वो बता देंगे। इससे खास फर्क पड़ता नहीं है। अगर आप ध्यान दो, ये एसएचएम है, एसएचएम कहां से शुरू हो रही है ये तो हम डील कर ही लेते हैं यार, तो ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सो मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है? x इक्वल टू 0 नोड है कि एंटी नोड है। तो नोड वाले केसेस में क्या आ रहा है? साइन दिख रहा है, और एंटी नोड वाले केसेस में क्या आ रहा है? ए डैश कॉस के एक्स। आई बात समझ में? Yes, sir. तो आई होप आप समझ गए। क्या आपको कंडीशन गिवन होगी, ठीक है ना, और इक्वेशंस डिसाइड करने के लिए जो जो क्राइटेरिया चाहिए वो आपको मिल जाएगा। इज इट ओके क्लास? Yes, sir. Yes. अब हम करेंगे स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग, उनको अब देखेंगे, या सोनोमीटर वायर बोलते हैं इसको। सोनोमीटर वायर के एक्सपेरिमेंट हो गए। जब भी सोनोमीटर वायर आ जाए तो समझ लेना स्टैंडिंग वेव खेल रही है। ठीक, दो केस आते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों केसेस को ताकि आपको समझ आ जाए, फिर एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। केस 1 होता है
कि स्ट्रिंग दोनों एंड से टाइड है, टाइड एट बोथ एंड्स। और केस 2 आता है एक एंड फ्री और एक एंड टाइड। ठीक, क्लियर है यार? अब आपको लास्ट टाइम से याद होगा फ्री एंड जो है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। हाँ जी, उससे जब रिफ्लेक्शन होता है, सेम फेज में रिफ्लेक्शन होता है, तो आप समझो फ्री एंड पे वेव ऐसी जा रही है तो वापसी भी ऐसी ही हो रही है। बोलो यार, अब जब ये दोनों वेव्स मिलेंगी तो जिस समय ये मिल रही होंगी, मान लो ये जा रही है अभी और ये सेम फेज में आ भी रही है सेम टाइम पे, तो मिलके एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा ना। Yes, sir. Yes, तो sir. जो फ्री एंड है आप सब लोग समझ सकते हैं विल एक्ट एज एन एंटी नोड एंड अ फिक्स्ड एंड विल एक्ट एज अ नोड। हाँ जी, Yes, sir. फॉर अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एंड जो है, अब हम टेक्निकल भाषा में बोल सकते हैं, एक नोड होगा और जो फ्री एंड है वो एंटी नोड होगा। ये अभी स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, प्रेशर वेव में थोड़ा झगड़ा अलग था, वो बाद में देखेंगे। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम टिल हियर? बोलो यार। So, ठीक, तो केस 1 देखते हैं, स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स। ठीक है ना, ये स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है L अपने को, और इसमें टेंशन है T और म्यू भी दे रखा है। म्यू समझ गए ना, मास पर यूनिट लेंथ, सब कुछ बता रखा है अपने को। तो इसको x एक्सिस यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं, तो इसको ले लेते हैं x इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया जी, x इक्वल टू L हो गया। बोलो, अब x इक्वल टू 0 नोड है एंटी नोड है? ये तो नोड बनेगा जी, फिक्स्ड है। और ये भी क्या बनेगा, नोड। हाँ Node. जी, अब Yes, sir. इक्वेशन कौन सी चूज होगी, ये वाली चूज होगी। चलो cos ओमेगा टी ले लेते हैं, क्या जा रहा है, sin ओमेगा टी भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन ये वाली चूज होगी क्योंकि x इक्वल टू 0 पे नोड है, अभी बताया था मैंने। Yes, sir. अब बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं, जब भी क्वेश्चन आ जाए बाउंड्री कंडीशंस का बहुत ध्यान रखना है। बाउंड्री कंडीशंस मतलब, अब x इक्वल टू 0 नोड होना चाहिए, वो तो है क्योंकि साइन 0 0 होगा। x इक्वल टू L भी नोड होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि साइन के L 0 होना चाहिए, हाँ या ना? बोलो बुजुर्गों। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब Yes, sir. के एल या तो पाई होगा। अब ये मत लिख देना के एल 0 होगा, अरे के एल 0 नहीं ना हो सकता, L 0 थोड़ी है। 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सो मेनी पाई हो सकता है। हाँ जी, Yes, sir. के को 2 पाई बाय लैम्डा लिख दें तो लैम्डा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ध्यान से देखना, 2L, 2L by 1, 2L by 2, 2L by 3, 2L by 4, 2L by 5 and so on so forth। चेक करो, 2 पाई बाय लैम्डा करो ना, पाई पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. तो लैम्डा कितना आ गया, 2L by n, n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलेगा, मैं ये याद करने में विश्वास नहीं रखता, मैं तो यही याद कर लेता हूँ। इनफैक्ट सिर्फ यही याद करना है, उसके बाद निकाल लेंगे ना, बाउंड्री कंडीशन से निकल जाता है, बस तरीका याद रखना ज्यादा बेटर है। हाँ जी, Yes, sir. लैम्डा की कुछ वैल्यूज हमें पता है। अब फ्रीक्वेंसी जो होगी वो v बाय लैम्डा होती है, तो वो Yes, sir. nv बाय 2L आ जाएगी। बोलो यार, इसका मतलब क्या है, और वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन of this string
also called resonant frequencies. ये सारे जिस मोड में ये धागा वाइब्रेट करेगा, अगर इस धागे को वाइब्रेट करके छुड़वा दिया, मतलब इसमें अगर स्टैंडिंग वेव एस्टैब्लिश कर दी, तो जो स्टैंडिंग वेव इसमें एस्टैब्लिश होगी, दे विल बी मल्टीपल्स ऑफ द सेम नंबर। क्या ये सारी फ्रीक्वेंसीज मल्टीपल ऑफ एफ नॉट है, वेयर एफ नॉट इज वी बाय 12? बोलो। इस धागे से जो फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी, वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल हैं, पॉसिबल, ये पॉसिबल वैल्यूज है ना, साइन के एल को 0 करने के चक्कर में ये कंडीशन लग गई हम पे जो कंडीशन लगी हुई है उसका फलस्वरूप क्या निकला कि भैया मैं जिन जिन फ्रीक्वेंसीज में वाइब्रेट करूंगा वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज v/2l की इंटीग्रल मल्टीपल्स ही होनी चाहिए, हाँ या ना? मैथमेटिकली यही आया आंसर, बोलो यार। Yes, sir. अब आपने सिंगिंग रियलिटी शो देखे होंगे क्योंकि हिंदुस्तानी हो, उसमें एक वर्ड बोली जाती है, आप ऊंचा ले गए सुर या नीचा ले गए सुर, ठीक है? अब आपने गाना सुना होता है, गाना तो सही गाया था, ऊंचा नीचा कहां से हो गया? ऊंचा नीचा क्या है? फ्रीक्वेंसी है। प्रिंसिपल क्या है? जैसे 7 सुर होते हैं अपने, सा रे गा मा, अब मैं डोरे मी नहीं बोल रहा, ये सारे गामा पा होते हैं। अब सा की मान लो, जब आपने गले से सा की आवाज निकाली तो आपके गले से फ्रीक्वेंसी निकली एफ, तो जो 2f होगी, जो 3f होगी, वो भी सा की ही ध्वनि होगी, बस जो सुर है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो हायर, शार्पर साउंड हो जाएगा। तो सेम सुर की अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दोगे, ट्रिपल कर दोगे, मतलब सेम सुर का मल्टीपल भी सेम सुर ही होगा, सा, 2 सा, 3 सा, 4 सा ही होंगे, समझ गए ना? अगर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट सा की ध्वनि दे रही है तो 2f नॉट भी सा की ध्वनि देगी, बस शार्पर होगी, ऊंचा सुर हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है ना? जब प्रैक्टिस करते हैं ना गाने की, हर गाने में जो हरकत होती है, वो सारे जो सुर होते हैं वो पर्टिकुलर होता है कि इसी फ्रीक्वेंसी में गाना है। गाते तो सब सेम है, मैं गाऊं तो मैं भी सेम गाने ही गाऊंगा, वो तुम्हारे कान फटने लग जाएंगे क्योंकि हायर के बाद लोअर नोट, लोअर के बाद हायर नोट, वो नोट्स जो है वो मेरे बिल्कुल सेट नहीं है क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करता। तो फिर आपको लगेगा सर इससे अच्छा मर ही जाते हैं। तो फर्क फ्रीक्वेंसीज का पड़ता है, नोट्स का फर्क पड़ता है। अब हमें क्या पता चला, ये जो स्ट्रिंग है, ध्यान से समझना, अगर साउंड की टर्म्स में सोचें, एक ही सुर बजा रहा है, इस स्ट्रिंग से एक ही सुर या उसके मल्टीपल्स निकलेंगे, मतलब इस स्ट्रिंग को कोई भी अगर छेड़ दे, सा की ध्वनि सुनाई देगी। क्या गिटार का यही प्रिंसिपल नहीं होता? गिटार को यहाँ से पकड़ ले, कोई भी पकड़ ले, सेम आवाज आएगी। Yes, sir. वो कहाँ से आया? Yes, तो अब हमें बहुत बड़ी एक रेवल्यूशन मिल गया है। If a string is tied at both ends, if a string is tied at both ends, and if it's struck by anyone, it will play the same sur, it will play the same frequency or its multiples, and they are technically called resonant frequencies. ये वो frequencies हैं जिनमें मैं खुद से बजना चाहूंगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो पता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसीज भी बोलते हैं जिन्हें, बोलो यार। तो all modes of vibration of this string are multiples of same frequency। बोलो, हिंदी में इसको लिख सकते हैं, एक ही सुर है। अब सुर की छोटी मात्रा होगी, बड़ी होगी, वो देख लेना यार। हिंदी सही लिखी है कि मिक्स होगी हिंदी पंजाबी? सही है सर, सुर है, सही है बड़े सर। सवाल लिखे मैंने। एक सुर हैगा, अद्धक आएगी पता नहीं, सुर अद्धक नहीं आएगी, ये होगा। चलो जो भी है, समझ गए ना आप? इसके सिवाय भाषा कोई आती नहीं। डैनी मोजिस्टा, ऐसे मैं स्पेनिश बोल दूं, मुझे पता तो है नहीं, वैसे कुछ भी बोल देता हूँ। चलिए, क्लियर है सबको? इस चीज को बोलते हैं हार्मोनिक्स। मल्टीपल्स को क्या बोलते हैं? हार्मोनिक्स। जब एक ही सुर का मल्टीपल बज रहा है तो हम बोलते हैं उसका हार्मोनिक बज रहा है। अगर थर्ड मल्टीपल बज रहा है, थर्ड हार्मोनिक बज रहा है। फिफ्थ मल्टीपल 5f नॉट पे फिफ्थ हार्मोनिक बज रहा है, 7f नॉट पे सेवंथ हार्मोनिक बज रहा है।
तो हार्मोनिक नंबर क्या होगा आपका, कितनवा मल्टीपल है, मल्टीपल नंबर होगा। समझ गए, पहली टर्म समझ आई हार्मोनिक। दूसरी टर्म होती है ओवरटोन। ओवरटोन होता है नेक्स्ट पॉसिबल साउंड। ये पॉसिबल वर्ड कहां से आया, अभी करेंगे बातचीत। अब F0 था फर्स्ट पॉसिबल, अगला था 2F0, अगला था 3F0, अगला था 4F0, अगला था 5F0। अगर हार्मोनिक नेमिंग करें तो ये सेकंड हार्मोनिक है। बोलो यार, अगर हार्मोनिक नंबर देखें Yes, ये sir. किसके लिए है, अभी हमने एक ही केस पढ़ा है, स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स, है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये कौन सा हार्मोनिक होगा, थर्ड, ये कौन सा होगा फोर्थ, ये कौन सा होगा फिफ्थ। ओवरटोन की बात करते हैं, ये होगी पहली ओवरटोन, ये होगी दूसरी ओवरटोन। ओवर समझ गए, इसके बाद अगली, इसके बाद पहली ओवर है, ओवर समझ गए, नेक्स्ट दिस इज द सेकंड नेक्स्ट टोन, दिस इज द थर्ड ओवरटोन। आर यू गेटिंग इट क्लास, एंड सो ऑन सो फोर्थ। नेक्स्ट पॉसिबल, हाँ जी, ओवरटोन क्लियर है। Yes, sir. सर जो थर्ड एफ नॉट है वो सेकंड एफ नॉट के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ओवरटोन नहीं होगी? तो हम तो F0 के रिस्पेक्ट में बताएंगे ना, दो ऊपर चले गए ना, दो सुर ऊपर चले गए। ठीक है सर। ठीक है, फिर एक ऑक्टेव का फंडा भी होता है, हाफ ऑक्टेव का भी फंडा होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। एक आधा क्वेश्चन कभी गलती से दिख जाए तो उसको खुद ही कर लेना। वैसे आधे सुर को हाफ ऑक्टेव बोलते हैं, फुल ऑक्टेव F0 होता है। अगर कोई बोले ना हाफ F0 ऊपर है तो F0/2 ऐड कर देना, फुल ऑक्टेव F0 होता है। ऑक्टेव आई थिंक वो सिम्फनी से आता है ना, 7 सुर और फिर 8वां प्लस 8 कर दो तो सेम सुर रिपीट हो जाएगा। समझ गए ना, 7 सुर होते हैं ना, तो अगर मैं बोलूं एक सुर के बाद 8वां, तो 8वां क्या होगा, फिर रिपीट हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7, देन अगेन। आपने सुना भी होगा सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से सा बोल देते हैं एंड में, जबकि सारे गामा पाधा नहीं होना चाहिए। सा तो फिर से रिपीट हो गया ना, वो इसीलिए बोलते हैं भी आगे फिर रिपीट फिर रिपीट फिर रिपीट फिर रिपीट। इज इट ओके? तो गिटार Yes, में भी आप sir. ट्राई कर सकते हो, सेम स्ट्रिंग को बजाओगे बार 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 बार, जैसे मर्जी बजा लो, आवाज सेम आएगी। तभी गिटार में उंगली कहाँ पे रखते हैं, किस स्टर्नम बोलते हैं ना शायद, उस पे रखते हैं, वो बता, ब्रिज पे रखते हैं, वो बताया जाता है। उसके बाद आप कैसे Yes, बजा sir. रहे हो, उससे फ्रीक्वेंसी fret. का कम ज्यादा होगा। फ्रेट तो बजाने वाले, हाँ फ्रेट पे रखते हो, दैट नीड्स टू बी टोल्ड। बाकी तो जो मर्जी कर लो। मेरे को भी हैप्पी बर्थडे वाला गाना बजाना आता है, ऐसा नहीं है बहुत, हालांकि मुझे 4-5 बार देखना पड़ता है यूट्यूब पे, पर मैं एक स्ट्रिंग पे हैप्पी बर्थडे बजा लेता हूँ, हैप्पी बर्थडे टू वो वाला। मैंने पूरे उसको 15 मिनट की कड़ी मेहनत से सीखा था और फिर भूल गया मैं। और गिटार सबसे महंगा खरीदा था मैंने, ऐसा नहीं है, अकूस्टिक गिटार में लेके आया था पूरा, 2 दिन उसका बैंड पहन के कॉलेज में घूमा भी। पापा कहते का गाना गाया, सबने कहा, सबके पापा एक ही बात कहते, जाओ घर जाओ। फिर मैं घर आ गया। चलिए अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक के कर लेते हैं आज। तो कॉपी में नोट्स तो है ही ना, तो हाँ मैं समझा ही देता हूँ ना, इतना ज्यादा टेबल वेबल नहीं बनाऊंगा मैं। n=1, अगर n=1 लेंगे, फर्स्ट मोड होगा, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, भी पहला है ये तो, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी इसी का मल्टीपल आएंगे। n=1 लेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होगी, v/2l। लैम्डा कितना होगा, 2l, या l कितना होगा, λ/2। एक लेंथ λ/2 के बराबर है। λ/2 मतलब एक ही सेगमेंट आया, पूरी लेंथ पे एक सेगमेंट आया, इसका मतलब 1 सेगमेंट ही आएगा जी। कैन यू इंटरप्रेट इट? इसको कौन सा हार्मोनिक बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक। ओवरटोन कोई नहीं है, तो पहली टोन है ना, ओवर कहां से हो गई। इसमें धागा कैसे दिखेगा, ये रहा, और जब ये वाइब्रेट करेगा, ये नोड है, ये नोड है, एक ही सेगमेंट है, तो पूरा सेगमेंट एक साथ ऊपर जाएगा, हाँ जी, फिर एक साथ नीचे आ जाएगा। बोलो क्लास। यस सर। ठीक है ना। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो हमने देखा था यूट्यूब वाली वीडियो में,
अरे यार ये डोलिंग द फ्रेंड्स अलग चल जाता। फर्स्ट मोड ये रहा। आई बात समझ में? विजुलाइज। हाँ जी क्लास, दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेम धागा ऐसे पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन है। कोई प्रॉब्लम किसी को? कितने नोड्स कितने एंटी नोड्स? 2 नोड्स, एक Yes. एंटी नोड। बोलो। दूसरा देखते हैं। Yes, sir. अच्छा इसको ना एक टर्म्स और में भी समझना। अगर हम किसी वेव को देखें, ये होगी वेव। अब वो L इक्वल टू L क्या था? λ/2 था। λ/2 इतना हिस्सा हो गया। बोलो। Yes, sir. वेव्स के टर्म्स में याद करने में थोड़ा आसान रहता है विजुलाइज करके। λ/2 मतलब इतना सा सेगमेंट हो गया। अब इतना सेगमेंट पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। जी यही हो रहा है ना वेव के रिस्पेक्ट में, समझ गए? λ/2 का मतलब इतना सा हिस्सा उठा के ऊपर ला दो। दूसरे केस में n इक्वल टू 2 है। कौन सी फ्रीक्वेंसी हुई है? ये सेकंड हार्मोनिक हो गया जी। इस केस में फ्रीक्वेंसी 2v/2l होगी, है ना, या 2f0 होगी। इस केस में लैम्डा क्या होगा? 2l/2। l किसके बराबर हो गया? लैम्डा के बराबर हो गया। बोलो यार, इसका मतलब 2 लूप्स आ गए, क्योंकि λ/2 का एक लूप होता है। हाँ जी बुजुर्गन। Yes. Yes, sir. क्या ये फर्स्ट ओवरटोन भी है? पहली अगली आवाज फ्रॉम द हार्मोनिक, फ्रॉम द फंडामेंटल हार्मोनिक, है ना। इस केस में धागा कैसे दिखेगा हमारा? अभी दिखाया था ना मैंने। तो ये कैसे वाइब्रेट करेगा आपको पता ही है। पहले पूरा ऐसे, फिर ये ऐसे, हाँ जी, फिर ये ऐसे, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आई होप समझ आ रहा है जी। विजुअलाइजेशन ये रही, और ज्यादा तेज ये रहा, है ना। सेकंड मोड ये रहा, दिख रहा? Yes, sir. Yes. ठीक। sir. और फिर थर्ड मोड भी देख लेते हैं। थर्ड मोड कैसा दिखेगा? n इक्वल टू 3 पे आप कर भी सकते हो खुद से करना चाहो। ये बनेगा थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटोन। प्लीज फॉरगिव माय राइटिंग, मेरा हाथ जम गया बुरी तरह। एंड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3/2l, और क्या आ जाएगा? 2l/3। l कितना? 3 λ/2। कितने सेगमेंट्स हो गए? 3 लूप्स हो गए ना जी इस बार। Yes, sir. तो 3 लूप्स कैसे होंगे? 1 2 3, सही है। फिर ये, फिर वो तो समझ आ ही रहा है आपको। अब एनसीईआरटी में पता है कैसे बना होता है? ये ऐसे बना होता है। अब इसका ये मतलब होता है ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। समझ गए ना वो क्या कहना चाह रहा है? और हालांकि Yes. इट लुक्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। इट टुक मी मेनी इयर्स टू रियलाइज वो बनाना क्या चाह रहा है। मेनी इयर्स इट टुक। ठीक है ना, मेरे को ये समझ आ गया था जो बनाया गया डॉटेड वाला, वो समझने बहुत टाइम लग गया। तो अच्छा इस केस में, सॉरी, इस केस में कितने नोड्स हैं? 3 नोड्स, 2 एंटी नोड्स हैं इस केस में। 4 nodes, 3 Four antinodes. 4 नोड्स हैं और 3 एंटी नोड है। एक कम आ रहा है ना एंटी नोड हमेशा। तो अगर मैं आपको एंटी नोड या नोड का नंबर बता दूं, आप मुझे वो बता दोगे ना कौन सा मोड चल रहा है? Yes, sir. लेकिन इतने नोड, इतने एंटी नोड आ रहे हैं, उससे आप मोड भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। यस, विजुअलाइजेशन अगेन टू कीप सेट थिंग्स इन योर माइंड। ये सेकंड था, अब थर्ड आ रहा है, ये रहा थर्ड। ठीक है। कैन यू फील वन थिंग? फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। फिर से फील करो, ये देखो, ये देखो, फ्रीक्वेंसी फील कर रहे हो? स्लो चल रहा है, और यहाँ देखो तेज हो गया ना। Yes, sir. In fact, it is 3 times. Yes, frequency is increasing. Definitely, it is increasing. Yes, क्योंकि थर्ड मोड है यार, 3 गुना यार उस समय। क्लियर हुआ सबको यार? Yes, sir. तो हमें ये समझ आया, अगर हम स्ट्रिंग को दोनों एंड्स पे बांध देंगे, वो एक ही फ्रीक्वेंसीज निकालता जाएगा, या उसी फ्रीक्वेंसीज के मल्टीपल्स की आवाज सुनाई देगी। हाँ जी,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. फ्रीक्वेंसी थी V/12। अभी टाइड एट बोथ एंड्स की ही बात कर रहा हूं मैं, टाइड एट बोथ एंड्स की। अगर टाइड एट बोथ एंड्स है तो फ्रीक्वेंसी V/12 थी। V किसी भी स्ट्रिंग में T/μ होती है, याद करो। तो टेंशन बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। गिटार में करके देख लेना, टाइट कर देना, शार्प हो जाती है आवाज। Yes, sir. क्लियर है सबको? तो हमें पता चल गया कि फ्रीक्वेंसीज इन अ सोनोमीटर वायर आर मल्टीपल ऑफ V/12। लेट अस राइट इट प्रॉपरली, V into 2L। हाँ जी, इसको ऐसे लिख सकता हूं, N रूट ऑफ टेंशन, N/2 बाहर रहने दो, म्यू L²। बोलो, Yes, sir. म्यू क्या होता है? Mass. रो ए होता है शायद, याद है? म्यू रो ए होता है ना, Yes, बताया sir. था ना, म्यू रो इनटू ए होता है यार। ए Yes. यहाँ पर एस था, एस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये आ जाएगा N/2 रूट ऑफ T/ml भी लिख सकते हैं। M इज द मास ऑफ स्ट्रिंग। तो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। मास कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, ठीक है ना। डेंसिटी कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L²। म्यू कांस्टेंट है तो भी L²। समझ गए ना? ऐसी ऐसी अलग अलग वो चीजें दे सकता है। आप लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग निकाल सकते हो, जो प्रदीप में गिवन है। लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग स्कूल में भी जो आ जाता है कई बारी, भाई 11th के पेपरों में, वैसे नहीं ऐसा कोई टेक्निकल चीज तो नहीं है, कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, ये आ जाता है अगर मास सेम है। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है ना? अगर मास सेम रखें, अगर स्ट्रिंग सेम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल आएगा, अगर सेम स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि T/μ तो फिक्स हो जाएगा ना फिर, तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल आ जाएगा। मेरी बात समझ आई? तो ये इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अ वाइब्रेटिंग थ्रेड। पता नहीं पूरा लॉ बना के ना इस फॉर्मूले को समझाते रहते हैं बेवकूफों की तरह, तो आप लोग थोड़ी सी समझ लगा कर लेना यार, ठीक है? Yes, sir. तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई वांट ऑल ऑफ यू एक n=4 n=5 भी बनाकर देख लेना, आपको शायद नोट्स वाली कॉपी में मिल भी जाएगा, ठीक है ना। इस पे भी क्वेश्चंस कुछ नहीं, एब्जॉर्ब द थ्योरी। कल भी इसकी थ्योरी करेंगे और ज्यादा, फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है? Okay, चलिए, sir. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Have a sir. nice day, sir. Thank you, sir.